नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। शुरू करते हैं जनसेतु सुपरफास्ट, जहां हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के आज की खास खबरें, वो भी तेज रफ्तार और सीधे अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। देश को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली से देहरादून का सफर 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह गया है। इस कॉरिडोर से वर्तमान की 235 किलोमीटर की दूरी घटकर 212 किलोमीटर होगी। करीब 13,000 करोड़ की लागत से तैयार यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ रफ्तार देगा बल्कि वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नया मॉडल पेश करेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, क्योंकि एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक क्षेत्र से होकर निकलता है। 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे के नीचे से हाथी समेत सभी जंगली जानवर बिना रुकावट निकल सकेंगे। एक्सप्रेसवे पर कुल 113 अंडरपास, कई ब्रिज और ओवर ब्रिज हैं, ताकि जानवर बिना रुके जंगल के दोनों तरफ आ जा सके। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धपीठ मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। मंदिर में पीएम मोदी ने बच्चियों से महिषासुर मर्दिनी का पाठ सुना और बड़ी श्रद्धा के साथ मां काली की पूजा की। माना जाता है कि नया वाहन लेने पर, चुनरी बंधवाने पर माता रानी स्वयं भक्त और वाहन की रक्षा करती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान भारी भीड़ के बीच लोगों ने पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी ने परियोजना का निरीक्षण किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने आज करीब 11 बजे सचिवालय में अपनी सरकार की कैबिनेट की आखिरी बैठक की। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान किया और अपने मंच को फैसले की जानकारी दी। आखिरी कैबिनेट मीटिंग में नीतीश कुमार काफी इमोशनल देखे गए। कैबिनेट में नीतीश ने कहा कि मैं अब जा रहा हूं, लेकिन नई सरकार को मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बंगाल चुनाव में विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर हमला कर रही हैं। रायगंज के चुनावी रैली में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के लिए टीएमसी रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता और नफरत नहीं फैलाई होती, तो बीजेपी के यहाँ उभरने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी बंगाल में दिखाई भी नहीं देती। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी अचानक शादी समारोह में पहुंच गए। ओमेफेयर टी रिसोर्ट में श्रेया और अक्षय की शादी की रस्में चल रही थी, तभी पीएम मोदी वहां पहुंच गए। पीएम के इस तरह पहुंचने से वहां मौजूद लोग, इस दौरान पीएम ने सुरक्षा कारणों से शादी के जश्न में आई बाधा के लिए न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि नवदंपति को आशीर्वाद भी दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के को-फाउंडर और डायरेक्टर दिनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने चंदेल को 10 दिनों के ईडी रिमांड पर भेज दिया है। गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के चर्चित कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी साल 2021 से टीएमसी की चुनावी रणनीति और कैंपेन मैनेजमेंट संभाल रही है। ईडी के एक्शन पर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले यह कार्यवाही साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 136वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट पर लिखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा पुंज बना रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं ने संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन आवे ने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में अखिलेश यादव, मायावती ने अलग अलग कार्यक्रमों में श्रद्धांजलि अर्पित की। आरबीआई ने बढ़ते डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि 10,000 से ज्यादा के डिजिटल अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर पर 1 घंटे की देरी लागू की जाएगी। हालांकि इससे पैसे भेजने की सीमा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नियम पर्सन टू पर्सन पेमेंट ट्रांसफर पर लागू होगा। क्यूआर कोड स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं वे पहले की तरह ही रहेंगे। तमिलनाडु में आज यानी कि 14 अप्रैल से तमिल नववर्ष की शुरुआत होती है। चित्राई त्योहार के इस अवसर पर राज्य में आज जबरदस्त धूम है। इस अवसर पर दिल्ली में आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के घर जाकर पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अरुलमिगो मरियम्मन मंदिर में इस अवसर पर पूजा पाठ के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु और तमिल भाषी समुदाय के लिए आज का दिन नए साल की शुरुआत, समृद्धि और अच्छी फसलों का प्रतीक है।
रांची के मांझा टोल प्लाजा पर बीती रात करीब 50 से 60 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। टोल टैक्स नहीं देने और गलत दिशा से गाड़ियों को ले जाने को लेकर हुए विवाद को लेकर आपको बता दें हिंसक रूप विवाद ने ले लिया। टोल प्लाजा के मैनेजर ने बताया कि शादी समारोह में जा रहे लोगों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर हमला किया। इस दौरान कर्मचारी की लात घूंसों से जमकर पिटाई भी की गई। भीड़ ने महिला कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। इस हमले में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें रिम्स रेफर किया गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में 19 वर्ष के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक को घर से बुलाकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। युवक की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के कारण इस हत्या को अंजाम दिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा का बुल्डाना इन दिनों आपको बता दें गुलजार है। यहाँ पर हुई ताजा बर्फबारी के कारण देश भर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं। अप्रैल के गर्भ महीने में हो रही बर्फबारी का मजा लेने के लिए टूरिस्ट इन ऊंचे पहाड़ी घास के मैदानों की ओर उमड़ रहे हैं। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है, इससे यहाँ का मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भीषण जल संकट का सामना कर रहा है। लोगों को पीने का पानी साफ यहाँ पर पीने के लिए खरीदना पड़ रहा है। नलों से खारा पानी आ रहा है। इससे लगभग 60 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन और मिसमैनेजमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। तो वहीं तालिबान सरकार का कहना है कि बढ़ते जल संकट को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में सीज फायर के प्रस्तावों पर बातचीत फेल होने के बाद एक बार फिर ईरान और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका सेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी शुरू कर दी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी कि हमारी नाकेबंदी के बाद अगर कोई आया हमारे ब्लॉकेट के पास से कोई भी जो भी जहाज बिना इजाजत दिए यहाँ से घुसेगा उसे उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान हॉर्मुज़ के नाम पर उगाही कर रहा है। ईरान को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। नाकेबंदी की वजह से ईरान का कारोबार नहीं चल रहा है। ईरान अब किसी भी हाल में डील करना चाहता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने पलटवार किया। ईरान के प्रवक्ता इब्राहिम ने कहा कि यदि ईरान के पोर्ट्स को कोई खतरा हुआ तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि या तो क्षेत्र में सभी पोर्ट सुरक्षित रहेंगे या कोई नहीं बचेगा। वो पोर्ट चाहे सऊदी अरब के हो या संयुक्त अरब अमीरात के हो या फिर ओमान के, ईरान सबको एक एक करके उड़ाएगा। ईरान की किसी भी कीमत पर हॉर्मुज़ का कंट्रोल ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए चाहे उन्हें जितना बड़ा युद्ध करना चाहे क्यों ना, वो करने के लिए तैयार है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ब्लॉकेड के बाद ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नेवी की निगरानी में कल हॉर्मुज़ से 34 जहाज गुजरे हैं। ट्रंप का दावा है कि जब से ईरान ने हॉर्मुज़ को बंद किया है तब से उसके बाद से वहां से पार करने वाले जहाजों की सबसे ज्यादा संख्या है। हॉर्मुज़ को बंद करने की ईरानी कोशिशों को ट्रंप ने बेवकूफी वाला कदम बताया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद वार्ता फेल होने को लेकर बड़ा दावा किया। वेंस ने कहा कि ईरान की तरफ से वार्ता के लिए जो इस्लामाबाद आए थे उनके पास बड़ा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं था। वेंस का कहना है कि ईरान के वार्ताकारों ने अमेरिकी डील को रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उनके पास वो अधिकार ही नहीं थे कि वो अमेरिका के दिए बेस्ट ऑफर को मंजूर कर पाते। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता की मेजबानी का ऑफर दिया कि वार्ता सीज़फायर खत्म होने से पहले से इस्लामाबाद में हो सकती है। 2 पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी अगली वार्ता अपने यहाँ कराने की पेशकश की। हालांकि स्थान का अंतिम फैसला अमेरिका और ईरान की सहमति पर निर्भर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत आगे भी जारी रखने की कोशिश हो रही है। इजरायल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला किया। आईडीएफ के सैनिकों ने दक्षिण लेबनान के 3 ठिकानों में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों को टारगेट किया। इजरायल के सैनिकों ने हमले में रॉकेट लॉन्चर और यूएवी का इस्तेमाल किया। इससे हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंस्टॉलेशन, एंटी टैंक मिसाइल यूनिट और लॉन्च पैड को भारी क्षति हुई है। इजरायली हिजबुल्लाह के टेरर कमांड सेंटर को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक लगातार जारी है। इजराइल के नहारिया में सोमवार को लिबान की तरफ से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश की। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। हिजबुल्लाह के हमले में कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। रॉकेट अटैक में कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। इजरायली रेस्क्यू सर्विस की टीम मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने में जुटी हुई है। इजरायली रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक लगातार बमबारी से लोगों में जबरदस्त खौफ है।
इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच आज वाशिंगटन में बैठक होगी। इससे संघर्ष को रोकने और औपचारिक वार्ता को शुरू करने पर चर्चा होगी। हालांकि इस वार्ता से पहले हिजबुल्लाह के कमांडर नईम कासिम ने लेबनान सरकार से वार्ता रद्द करने की अपील की। नईम कासिम ने टीवी संदेश जारी करके कहा कि मौका अभी मौजूद है। लेबनान का इसराइल के साथ बातचीत बेतुकी है। ये अमेरिका और इसराइल को मुफ्त में रियायत देना होगा। नईम कासिम ने इसराइल के साथ बातचीत के लिए राजी संगीत होने पर लेबनान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की भी निंदा की। अमेरिका में भूकंप के झटकों से लोगों में अफरा तफरी मच गई। नेवादा में सिल्वर स्प्रिंग्स के पास 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि भूकंप शाम 6:30 बजे आया। इसका केंद्र सिल्वर स्प्रिंग से करीब 20 किलोमीटर पूर्व पे था और भूकंप के झटके कैलिफोर्निया और सेंट जॉर्ज में भी महसूस किए गए। हालांकि जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्पेन से प्रधानमंत्री पेट्रो इन दिनों चीन की यात्रा कर रहे हैं। 3 साल में उनकी चौथी यात्रा है। बीजिंग में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। स्पेन के पीएम चीन के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।